कभी भी रियलिटी से डिनायल में नहीं जाना चाहिए। सबसे प्राइमरी मिस्टेक इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी में ये होती है कि बंदा रियलिटी से फिर जाए, रियलिटी से मुड़ जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि माजी की हुकूमतों में भी कभी कभार ऐसा हुआ कि हुकूमत में बैठे अफराद रियलिटी से मावरा होकर भूल गए कि रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ठीक, टू सिनारियोज़ आपके सामने मौजूद हैं। एक सिनारियो जहाँ पे इकोनॉमी पाकिस्तान की बड़ी पुअरली परफॉर्म कर रही थी, लेकिन समहाउ मैं उसका ये कहूँगा कि उसका आउटकम ये होता है कि गवर्नमेंट रिमूव हो जाने के बाद भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके बारे में रुझानात फ़र्क रहते हैं। एक दौर मुशर्रफ का, मुशर्रफ के दौर में इकोनॉमी बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सीलेंट है, बहुत बेहतर जा रही है पहले की निस्बत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकली उसकी रेट नहीं है। मेरी बात समझना, ठीक है? आप लोगों के अकल फहम से थोड़ी से भड़के है, लेकिन फिर भी आपको घुटनों पे जोर देना पड़ेगा ताकि अकल जो है वो काम करना शुरू करे। बात यह है कि मुशर्रफ के दौर में इकोनॉमी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देयर आर मिस्टेक्स, देयर आर शॉर्ट कमिंग्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकली उसको मिसमैनेज किया जा रहा है, उस पॉपुलैरिटी को जो कि इकोनॉमी की वजह से क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगस्त 2008 के अंदर परवेज मुशर्रफ का डाउनफॉल आता है, फिर उसके बाद ही बिकम्स नॉन एंटिटी, कोई उसे याद भी नहीं रखता। तो ये क्या है, इसको समझना है। दूसरी तरफ क्या है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इकोनॉमी बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है, बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है, पॉलिटिकली भी बड़ी पुअरली उसे मैनेज किया जा रहा है, और उसका आउटकम वो होता है जो पीटीआई के दौर में हुआ। जवाज मिल जाता है और जवाज जो है वो हुकूमत की ख़त्म करने की वजह बन जाता है। आपको याद होगा तहरीक चली थी, महंगाई मुकाओ तहरीक। तो ये सिनारियोज दो मैंने आपके सामने बताए हैं। हालात को देखते हुए और मज़ीद बात आपको नहीं करूँगा। अगर आपका आईक्यू इतना भी नहीं है कि आपको मेरी कहीं भी बात समझ में नहीं आई, तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़। तो यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब। बात करूँगा मैं स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, लेकिन मईशत के तकरीबन हर पहलू को छू दूँगा। वेलकम करता हूँ आपको शो में ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू जी। ज़फ़र मोती साहब, अब बुनियादी बात यह कि माजरत के साथ मैंने दो सिनारियोज़ आपके सामने रख दिए। अभी का सिनारियो कुछ मुनफरिद नहीं है, अभी का सिनारियो भी पिछले सिनारियो से कुछ मिलता जुलता ही है। फॉर्चुनेट ये है कि गवर्नमेंट के लिए कि इस वक्त 9 मई के वाक़े के बाद अब इकोनॉमी के ऊपर क्या, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या, कोई भी खुल के बात नहीं करता, क्योंकि 9 मई के वाक़े ने जो है वो इतना अफसोसनाक वाक़या था 9 मई का, और उसके बाद जो रिएक्शन आया वो भी जेन्युइन था गवर्नमेंट की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, कि अब मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ ज़ुमरों में ली जाती हैं। बट इट इज़ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। I think government needs to sit down and see the gravity of the problem with Pakistan's economy and try to resolve it as soon as possible, rather than saying that the economy is doing better. This is not the answer to the question. The answer to the question is economy should be doing even better. क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे को जो है ज्यादा बेहतर औरंगजेब साहब की बात जो है ना, वो थोड़ी सच्चाई के करीब होती है। तो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई कम से कम ये डेली बेसिस पे ये हुकूमत जो है वो बिजनेसेस की और इकोनॉमी की बात कर रही है। वो हर चीज के ऊपर डिस्कशन पल्स पर रखा हुआ है। अभी शुगर के क्राइसिस हुए, उस पर देख लें, अपना जो अपने इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, फ्यूल के प्राइसेस घटने चाहिए, उसकी जगह उन्होंने नहीं घटाया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में देंगे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। ये मेरे को अच्छा पॉजिटिव साइन लगा। आप ये देखें कि हम जो है, आपने मुशर्रफ की बात की, हम उस टाइम वॉर इकोनॉमी थे, तो वॉर इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए बड़ी सूटेबल रहती है। 2-2.5% इकोनॉमी तो अभी भी बड़े मुश्किल। देखें, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। बात यह कि जो ग्राउंड रियलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, वो फर्क नहीं है। आज भी पाकिस्तान बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है जहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आप इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? मुशर्रफ के टाइम से, मुशर्रफ के दौर से मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं। बिल्कुल, हम बहुत, मीडिया हैज बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी आर नॉट रिपोर्टिंग मैनी थिंग्स एंड वी आर ऑल्सो नॉट कमेंटेटिंग, बट थिंग्स आर नॉट एज गुड एज they were in the past,
and law and order situation is not good in Pakistan. I would compare it to Musharraf's time. ठीक है ना, आपने अब अपना कंपैरिजन का वो दे दिया, पिलर्स दे दिए दो। अब जो पिलर था जो इकोनॉमी को बेहतर कर रहा था, और मुशर्रफ 2008 में नहीं, मुशर्रफ की शुरू हो गई बेनजीर भुट्टो के शहीद होने के साथ ही, उसी मिनट, उसी सेकंड। तो वो जो है वहां से कहानी खराब होती होती मुशर्रफ नॉन एंटिटी बन गया। चले उसको छोड़े। अब हम जो इस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लोगों को डर है कि हम रॉन्ग वॉर में ना घुस जाएं। ये जो BLA की वॉर है, ये दुनिया इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये अभी तक पता नहीं, और मेरे ख्याल में नहीं है। हमें तो उस वॉर में लेकिन खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसका फॉल आउट जो है, उससे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस तो बहुत सारी क्रिएट होंगी ना। देखें, स्टॉक एक्सचेंज और मीडिया वाले हम अब एक हो चुके हैं। हम दुनिया में आग लग जाए, हम कोई और गाना गा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना हमेशा, आपको तो गाने सुनने और सुनाने का बहुत शौक़ है, कहते हैं गैर मौजू गाना, शेर या नज़म कभी सुनानी नहीं चाहिए। मीडिया और स्टॉक एक्सचेंज दोनों जो है ना, वो गैर मौजू नज़में, शायरी और गाने सुना रहे हैं। हम सब एक ही पेज पर आ चुके हैं, आप और हम। तो ज़फ़र मोती साहब, बात यह है कि दुनिया से मावरा होकर, वो नीरू वाली कहावत अब मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, जब रोम के वाक़यात पेश आ रहे थे, तो देखें आप स्टॉक एक्सचेंज वाले भी आप लोग यहीं हैं। मुल्क के अंदर जो भी वाक़यात पेश आएँ, आप मार्केट में तेज़ी दिखा के, आई डोंट नो हुज़ फेवर यू वांट टू विन ओवर, बट आई कैन अश्योर यू दैट दिस इज़ लिविंग ए वेरी बैड इम्प्रेशन ऑफ पाकिस्तानी मार्केट प्लेयर। ये मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तानी मार्केट प्लेयर्स, एज दे आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू इवेंट्स। They are dancing and singing on funerals. They are laughing on funerals, and yet on marriages they are crying. तो ये बड़ा एक जो है ना, आपके पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। मेरा तो कहना ये, आगे आप माने ना माने आपकी मर्जी। जी देखिए, आप समझ रहे हैं कि मैं बिहेविंग बैडली हो रहा है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर्स आ रहे हैं बॉस, अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं बाइंग स्पी में और ऑर्डर्स आ रहे हैं फंड से, तो आप ये सवाल उनसे पूछिए कि भाई आप क्यों ये चीजें कर रहे हैं, क्या। और ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि 1 बिलियन रुपीस की फटाफट पेमेंटें आती हैं बैंकों से, और बैंकों के अंदर फंड्स और बैंकों के बीच में ट्रेड हो रहा होता है कई मरतबा। तो ये सब चीजें एक फूड फॉर थॉट तो है, लेकिन इसको देखना हमारा नहीं, फ्रंट लाइन रेगुलेटर्स का नहीं है काम। इसको देखना है CCP को, इसको देखना है कि भाई ये क्या हो रहा है। और ये अमाउंट है कोई 25, 30, 50 लाख नहीं, 50 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब, 2 अरब इधर तक जा रही है। तो ये सिलसिले पहले बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम वैल्यूज के होते थे, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरे ख्याल में तो अभी तक रेगुलेटर्स कह रहे हैं कि एवरीथिंग हंकी डोरी है, तो फिक्र नहीं है। लेकिन ये कि हम किसी के फ्यूनरल पर या किसी की ग्रेव पर नहीं कोई नाचते वाचते। हमें तो भाई आपने ऑर्डर दिया कि भाई ले लो, आपके ओनर्स ने आपकी कंपनी के कहा, आपके चैनल ने कि भाई खरीद लो, तो क्लियर करें, आप क्लियर करें। हम तो अपनी जो भी हमारी चीज़ होगी हम एक्सेप्ट कर ले। मैं तो आपको पहले बोल दिया कि वी आर ऑन इक्वल फुटिंग। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि दैट मीन्स देयर इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग गोइंग ऑन, बट द एम इज दैट आई डोंट नो, आई कैन रिकॉल कि प्रूडेंशियल रेगुलेशंस आए थे एक दौर के अंदर, तो उनकी वजह से बैंकों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एज टू हाउ मच, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि हाउ मच और व्हाट दे बाय और सेल। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं उसका परव्यू। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस आज भी स्टैंड करती हैं? वही स्टैंड करती हैं, और उसकी अश्योरेंस का एक वो जो है एक फील गुड एलिमेंट है या स्टैंप है, वो रेगुलेटर्स की तरफ से है कि भाई हम सब देख रहे हैं, वी आर वाचिंग। और एक दो को दे हैव टेकन सम पीपल टू टास्क आल्सो। ये भी बड़ा मशहूर हुआ है कि मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग या ऐसे भी कुछ हुआ, तो उसके ऊपर भी आया है। तो ये सब चीजें अभी तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने, आपके चैनल वाले जो कह रहे हैं आप हमेशा गीत गलत शेयर कर रहे हैं, वो तो अब अच्छा गीत गा रहे हैं और सब बता रहे हैं कि भाई क्या क्या इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, क्या क्या बैंकों में हो रहा है, क्या क्या फंड्स में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये इससे ज्यादा स्क्रूटनी और इससे ज्यादा चेकिंग और क्या होगी कि मीडिया भी चेक कर रहा है, हमारे रेगुलेटर्स भी चेक कर रहे हैं
और इसका अब तो इतना आप देखो तो से इतनी डिजिटलाइजेशन हो गई है, इतना पर सेकंड या नैनो सेकंड के ऊपर पता चल रहा होता है। और ये चले मैं मीडिया की तरफ से एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूं 10 सेकंड की। देखिए बात यह है कि कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्पेसिफिकली द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, हम केयरफुली बात कर रहे हैं, मजबूर हैं हम, वरना हमारी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है अगर हम भी जो है बेलगाम हो जाएं। ये मेरी आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि करंट जो बैलिस्टिक सिचुएशन है या जिसे आप कहें फ्लेमेबल सिचुएशन है, उसके अंदर मीडिया ने खुद को मैनेज करना है, एटलीस्ट मेन स्ट्रीम ने खुद को मैनेज करना है। इसलिए वी हैव अ वेरी वेरी थिक फिल्टर एंड मेम्ब्रेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन मुनाफा कमाने वाला मेरा एक व्यापारी उस्ताद था, आप भी उन्हें जानते हैं, मेमन है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार देख, कारोबार में मुनाफा होता है, भाई भी नहीं होता। ये मेरा भाई बैठा, मैं इसके साथ भी कोई रियायत नहीं करूंगा। मैं कारोबार करने बैठा हूं, मुनाफा करने बैठा हूं, रियायत करने नहीं बैठा यहां पे। तो आप तो कारोबार करने बैठे हो ना, आप लोग क्यों ऐसे बोल रहे हो? आपका समझ नहीं आ रहा, हमारा तो समझ में आ रहा है भाई। वो जिसका आप कह रहे हैं ना, उसने रियल में भी अपने भाई के साथ कोई कंसेशन नहीं किया था, आप जानते हैं, आप भी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये कि ये चीजें, इससे आपके फिल्टरेशन या मेम्ब्रेन का होना ये इसलिए जरूरी हो गया है कि अब जो ये सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ आती हैं, अभी थोड़े दिन पहले आया कि भाई अरे के सब बैठ गए हैं और वो जो है सबके जो सर्कुलर डेट है उसके लिए 1200 अरब रुपए बैंकों से लेंगे। अच्छा, वो बैठे सही थे, मैंने उनको सबको कहा कि बैठे सही है, फैसला नहीं होगा आईएमएफ के बगैर, और वही हुआ, आईएमएफ आ गई बीच में, उसने कहा नथिंग डूइंग। एनडी खान याद आ गया, जो पहले पॉलिटिकल लीडर था पीपी का, नथिंग डूइंग। तो वो जो है यहाँ पर फैसले अब हमारे हाथों में नहीं होते भाई, आप यकीन करो, ये फैसले अब उधर हो रहे होते हैं जहां वो एक एक चीज आपकी माइक्रो लेवल तक के स्क्रूटनी वो कर रहे हैं। अब आप बताएं, नया शोशा छोड़ा है कि आईएमएफ के साथ डिस्कशन करी और उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट पैकेज की ना इजाजत दे दी जुजवी तौर पे, जबकि इसके बारे में मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं, आपके बारे में कोई, आप नहीं जानते, आपको भी नहीं पता इस बारे में कोई एविडेंस हो। 6 महीने पहले भी ये शोशा छोड़ा था कि पैकेज डील बन गई है वो। अब इस तरह की खबरें जब खुद जनरेट हो रही हैं, कोई उनकी डिनायल नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या कहें? हम यही कहेंगे ना, फिर इसका मतलब है कि एक टैसिट एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई ऐसा होगा। नहीं, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? इसका आपको एक आंसर दूं भाई, उन्होंने औरंगजेब साहब ने खुद कहा आईएमएफ को कि देखें, अगर रियल एस्टेट में आपने कोई इस तरह की सख्तियां की तो ये यहाँ से ट्रांसफर होगा। अब इस सिनेरियो को साथ मिलाएं वो सिनेरियो से कि बिटकॉइंस की रेगुलेशन के लिए प्रेशर आए, तो हम रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं, हम उस पर कामकाज शुरू कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट होगा। तो ये गलत है ना, अभी मार्केट गिर चुकी है, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गई है, लोगों का अरबों डॉलर तबाह हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया, अब हमने कानून बनाने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस और इट इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद अस। देखो, देयर कैन ओनली बी 2 probabilities. Both of your observations are right, लेकिन द थिंग इज दिस कि बिटकॉइंस का, मैं एक चैनल पर था तो उधर से हमारे एक दोस्त ने कहा इससे हमारी तरफ पैसा आएगा और कंपनियां खरीदी जाएंगी बिटकॉइंस में। अब हम करेंसियों की मनी लॉन्ड्रिंग यस का बात कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ो आप स्पेकुलेशन को, ओके। अब आप ये देखें कि अगर पाकिस्तानियों ने रखा है तो वो इसीलिए रखा होगा ना, मैंने उनको कहा इस तरफ पैसा नहीं आएगा, हमारा पैसा चला जाएगा बाहर, ये कोई नहीं सोच रहा है। सर जा चुका है, लेट, हम इतनी देर से पहुंचे हैं यहाँ मार्केट में कि अभी ये बोल रहे हैं ना दुबई में पैसा कहाँ गया, बैंकों को बुला लिया, बैंकों से पूछ लिया कि पीर बाबा जो है उन्होंने अपना पैसा दुबई कैसे मंगवाया, सब परेशान हो गए, शशोपंच का शिकार हो गए, मनी चेंजरों ने हाथ उठा लिए। वो पता ये लगा कि वो तो क्रिप्टो वॉलेट में डाल के ले गया, आप जितने मर्जी ले जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब इनको रेगुलेशन याद आ गई, पैसा सारा निकल गया। नाउ बीट अबाउट द बुश। मैंगो आइसक्रीम की पुरानी बात कर रहे हो, उस सीजन की, ये खजूर वाली आइसक्रीम आ गई है, ये सीजन की मैं नई बात कर रहा हूँ। खजूर वाली सीजन जो है आइसक्रीम का, बड़ी अच्छी होती है वो आइसक्रीम, वो स्टार्ट होने की है अगर रियल एस्टेट पर उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया आईएमएफ का।
और ये सर औरंगजेब आईएमएफ ने, साहब मैं आपको गारंटी देता हूं 110% आईएमएफ अपने कवानीन के अंदर रहते, अपने रेगुलेशंस और अपने साइंस के अंदर रहते हुए कभी भी कोई बहुत ज्यादा लिबरल किस्म की स्कीम नहीं देगा। नाजरीन, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा अभी तो पीर बाबा ज़ेर अताब आए हुए हैं, अब तो उनके हाउसिंग सोसाइटी के बाद बैनर भी लग गए हैं। लेकिन 6 महीने पहले रियल एस्टेट के पैकेज की अफवाह लगाकर, चलाकर, घुमाकर उनका पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में भी चीजें बेची गई महंगे महंगे दामों, क्योंकि ब्रोकरों को पता लग गया था कि पीर बाबा बड़े जाल में फंसने वाले हैं और इस जाल से ये निकल नहीं पाएंगे, बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे। तो जफर मोती साहब, बुनियादी बात यह है कि अभी भी मुझे जाती तौर पे तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आईएमएफ से मोहर लगी वो फाइल, यानी अलामती तौर पर, जो ये नहीं कहेगी कि साहब आपको इजाज़त है, आप ये अलामती वो क्या कहते हैं अपना एमनेस्टी पैकेज दे सकते हैं रियल एस्टेट को। मेरा दिल नहीं मानेगा तब तक। जी, आपका दिल माने का ना माने, आप मुझे 2 मिनट कंटिन्यूस बात करने दिया करो। करेक्ट। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप एक किताब वो जो है अपना हिटमैन, इकोनॉमिकल हिटमैन, वो तो आपने पढ़ी होगी, वो एक बार दोबारा पढ़ी थी। दूसरी, आप अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो बिग ड्रॉप फिल्म भी आगे, स्टीव कैरर की अच्छी फिल्म है बिग ड्रॉप, वो सेकंड मॉर्गेज के ऊपर थी अमेरिका में 2008 में, जिसने दुनिया में तबाही लेकर आया, सेकंड मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो गया चेक करने, तो हर जो रेटिंग कंपनियां हैं उनके पास गया, तो उनको कहा कि भाई आपने इनको AA दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A+ दिया हुआ है, और ये आपने ज्यादती की है। तो कहा, उसने रेटिंग एजेंसी वाले ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा अगर हम नहीं करते तो पीछे गली में दूसरा रेटिंग एजेंसी वाला बैठा है। तो आप यकीन करो, कई चीजें आईएमएफ को साहब लोग अमेरिका से बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर तुम हाँ कर दो, यहाँ पर ना कर दो, यहाँ पर हाँ कर दो, यहाँ पर ये कर लो, यहाँ पर वो कर लो। अब आपके सामने एग्जाम्पल है कि हमें कई जगह पर मराद दी गई ना, आप देखिए कि एक्सटेंशन दी गई, कई जगह पर हमारे कंप्लीट टिक मार्क्स नहीं थे 100%, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। तो ये चीजें एक निगोशिएशन टेबल पर बैठकर होती रहती हैं, और आप यकीन करो आपको कभी जिंदगी में पता भी नहीं चलेगा। हमें बड़ी मुश्किल से पता चलता है, तो आपको तो बहुत बाद में पता चलेगा। तो ये चीजों से आप यकीन करो कि ये आप मत बोलो कि हर वो हार्ड एंड फास्ट रूल लेकर बैठे हैं। वो भी फोन कॉल करते हैं अपने हेड ऑफिस को कि व्हाट्स द इंस्ट्रक्शन, वहां से आता है व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी कैनथ, REM का गाना है। तो ये जो है आप ये फ्रीक्वेंसीज जो है ना, ये बदलती रहती हैं। इसमें आपको डरने, घबराने, परेशान होने या इसको दिल पर लेने की बात नहीं रखो, दिल पर मत ले यार। नहीं, मैं तो लेता ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे तो इस हद तक थोड़ा सा पता नहीं क्यों पहली दफा मुझे फीलिंग आई कि इस दफा आईएमएफ वाले हमारी ईमा पर यहां बैठ कर गए हैं, बिकॉज दे वांटेड, वी वांटेड देम, समवन वांटेड देम टू सिट हियर एंड इंश्योर दैट we act on all the things that they have told us। और इसके अलावा फिजिकल डिसिप्लिन करने के लिए, जैसे टीचर क्लास में बैठती है तो ही बच्चे बिहेव करते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी अपने सिस्टम के अंदर से किसी बंदे ने कहा कि आप 1 महीना बैठ के जाओ, देखो मैं किन हालात से गुजर रहा हूं, मैं भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूं, मुझे वजीर बनाया है ज्यादा बातें निकल गई मुंह से कि मेरी बात कोई नहीं सुनता। मैं यहां समझाता रहता हूं कि आईएमएफ के साथ ये डील बनाई है, इस तरह से करना पड़ेगा, आप लोग यहां बैठो, मेरी मदद करो, जो मैं कहता जाऊं आप हाँ में हाँ मिलाते जाओ, आप जो कहते जाओगे मैं हाँ मिलाता जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं। वो इसलिए कहते हैं कि एडम स्मिथ और ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, हाजी आदम पैदा हुआ। तो हाजी आदम ने जिस तरह इकोनॉमी में चलाया है, इस ब्लैक इकोनॉमी में जिस तरह वो हैंडल कर रहा है, जिस तरह वो कैश को हैंडल कर रहा है, जिस तरह वो लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर रहा है, वो एडम स्मिथ को पता नहीं चला। ठीक है ना? तो एडम स्मिथ की थ्योरीज यहाँ पर नहीं चलती हैं, यहाँ लोकल जो ग्राउंड है उस पर चलती है। इवन आप देखिए ना, 1.5 घंटे फ्लाइट पर बॉम्बे की जो इकोनॉमिक कल्चर है और कराची का इकोनॉमिक कल्चर है, वो टोटली डिफरेंट हो गया है, क्योंकि उधर तो 1950s में ही ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट को सख्ती से बंद कर दिया था। यहाँ तो आज भी कोई गाड़ी लेने जाता है 5 करोड़ रुपए की तो कैश देकर आ जाता है। तो ये वो उस लेवल पर, उस पैरामीटर्स पर कि ये जो कीमा है या ईमा है ये किस तरह गलेगा, वो हमारे हाजी आदम को पता है, वो एडम स्मिथ को नहीं पता है।
लेकिन मैंने आपको यही बताया ना, अब कल मैं बैठा हुआ था, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि मैंने चेक किया कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी के कितने CEOs हैं जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान काम करते हैं या आउटसाइड ऑफ GCC काम करते हैं। यू विल बी शॉक्ड जी, टॉप 50। हाँ नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस जो मुझे मिले ना, यू विल बी शॉक्ड कि जितने ये फोर्ब्स और फॉर्च्यून 500 के अंदर जो कंपनीज हैं या फोर्ब्स में हैं, फोर्ब्स लिस्ट में हैं, इनके CEOs जो हैं वो इंडियंस हैं। पाकिस्तानीज़ का रेशो जो है ना, वो इंडियंस के मुकाबले में मेरे ख्याल से 1:100 वाला होगा। एक हमारा होगा तो 100 CEO उनके होंगे, ऐसा मुझे लगा। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मे बी यू कैन रिजेक्ट दैट, मे बी यू कैन एक्सेप्ट दैट। तो वो इसी वजह से है क्योंकि हाजी आदम की जो थ्योरी है उसकी वजह से हम लोगों की दुनिया भर के अंदर जो है ना रेपुटेशन बड़ी ख़राब हो गई। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। नहीं, जो हाजी आदम की थ्योरी वो पाकिस्तान में चलती है। जो पढ़े लिखे CEO हैं वो केपेबल ही नहीं है इंडियन CEO के सामने। मैं तो सबसे मिलता हूँ, इंडियन से भी मिलता हूँ, पाकिस्तानी, उनकी तो अभी थ्योरीज अभी ऑनलाइन हुई नहीं है। आपको यकीन करें, एक रिसर्च आई है कि अमेरिका में जो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के इंडियन यानी भारतीय निकाले हैं ना, उसके लिए अमेरिकन लोग खुश है। लेकिन जो 82% मैक्सिकन को निकालने की बात हो रही है ना कि उनको भी बाहर निकालो, वो उसके लिए 82% अमेरिकन नाखुश है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये हमारे जॉब्स छीन रहे हैं टॉप के CEOs जो बने वो लोग बेज़ारा है। I'll be very frank with you कि जो लोग मतलब मैक्सिकन्स, I'll be very frank with you, they do small jobs, नंबर 1। जो लोग मैक्सिको के अंदर भी बहुत फ्लरिश कर रही है इकोनॉमी, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि मैक्सिको इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री फॉर पीपल इन पाकिस्तान, दे मस्ट नो। मेरा ऐसा ख्याल है, इट्स अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कंट्री। रिच लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो वर्कर क्लास है वो लोग आते हैं अमेरिका ये स्मॉल जॉब्स करने के लिए। मेरी जहां तक मैं यही कह, पंच लाइन ले जाते हो आप, मेरा टीप का पता ले जाते हो। मैं यही कह रहा था कि उनको ये घास काटने वालों से कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो वो है जो $2 लाख पर मंथ CEO बन के बैठा है, उससे तकलीफ है। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने उनको धक्का दिया, इंडिया से वो CEO वो वहां पर भी कामयाब होने लगे। आपका IT का डिपार्टमेंट के 80s में बाबू नायडू ने हैदराबाद दक्कन को 10th बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर बना लिया था, बेंगलोर को। आज भी मालूम कर लीजिए आप, टॉप 10 में $50 बिलियन की तो एक्सपोर्ट थी। उस अब क्या है मुझे नहीं पता, एक्सपोर्ट्स थी इंडिया की, हमारी 3-4 बिलियन की हो रही है, उसमें भी इंटरनेट बंद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये 2-2.5 बिलियन की हो जाएगी। ये बड़ा अहम नुक्ता था जो आपने बयान किया। नाजरीन, वी विल हैव टू मेक एफर्ट्स टेक द कंट्री फर्दर टुवर्ड्स द फ्यूचर। और मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि गुफ्तगू और मज़ीद जारी रहती, लेकिन शुक्रिया अदा करूँगा जनाब ज़फ़र मोदी साहब का भी। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।